हेलो स्टूडेंट्स, मैं रूपाली अग्रवाल। आज मैं आपको लॉ ऑफ टॉट पढ़ाना स्टार्ट करूँगी। अब हम लॉ ऑफ टॉट को देखेंगे, कैसे कैसे लॉ ऑफ टॉट में क्या क्या चीज़ें, पहले मेन पॉइंट्स हम उनको डिस्कस करेंगे। लॉ ऑफ टॉट इज़ नॉट अ कोडिफाइड लॉ और अ स्टैट्यूट लॉ। जो लॉ ऑफ कोड है वो कोई संहिताबद्ध विधि नहीं है। यह कोई संहिताबद्ध विधि नहीं है और यह कोई आप कहे कानूनन कोई लॉ बना है, ये उस तरह से भी कोई नहीं बना है, क्योंकि इसमें स्टैट्यूट नहीं है। इसमें क्या है, जो नियम दिए गए हैं वो इस तरह से नहीं दिए गए हैं कि हम उसको कोडिफाइड फॉर्म में पढ़ सकें, संहिताबद्ध तरीके से हम उसको पढ़ सकें। तो ये जो है लॉ ऑफ टॉट, ये कोडिफाइड लॉ नहीं है। लॉ ऑफ टॉट इज़ नॉट अ कोडिफाइड और स्टैट्यूट लॉ। द टर्म टॉट इज़ दी फ्रेंच वर्ड। ये टॉट जो वर्ड है वो एक फ्रेंच वर्ड है। ये फ्रेंच हमें भाषा से लिया गया है और यह जो टॉट वर्ड है इसको हम मोस्टली यूज़ करते हैं अभी हमारे इंडियन लॉ में एज अ लॉ ऑफ टॉट। इट ऑल्सो मेंट इन इंग्लिश वर्ड एज रॉन्ग। यहाँ पर टॉट का जो मीनिंग है, इंग्लिश में जो टॉट का मीनिंग है वो है गलत। इन रोमन टर्म इट इज़ डेलिक्ट। डेलिक्ट मतलब कि जो हमने कहीं से लिया है, जो हमने एक निकाला है, डेलिक्ट हुआ है, जो नियम भंग जिसे कहते हैं हम, नियम भंग हुआ है, वहाँ पर जो डेलिक्ट वर्ड का मीनिंग आ रहा है नियम भंग। तो दुष्दृष्टि मतलब कि टॉट क्या है, एक नियम भंग विधि है। द वर्ड टॉट हैज़ बीन डिराइव्ड फ्रॉम द लैटिन वर्ड टॉटम विच मीन्स ट्विस्टेड। अब जो ये वर्ड, पहले हमने रोमन वर्ड देखा, पहले हमने देखा कि ये जो वर्ड है ये पहले हमने देखा रोमन से लिया गया है, फिर एक हमने देखा फ्रेंच से लिया गया है। फ्रेंच से क्या वर्ड लिया गया है, टॉट। दूसरा जो हमने वर्ड देखा है वो है इंग्लिश वर्ड, वो लिया गया है रॉन्ग। रोमन टर्म क्या लिया गया है, डेलिक्ट। अब हम देखेंगे लैटिन वर्ड। जो लैटिन वर्ड लिया गया है टॉट के लिए वो है टॉटम, जिसका मतलब होता है ट्विस्टेड। यहाँ पर ट्विस्टेड का मतलब है मोड़ और घुमाव। मतलब इसमें इतने सारे मोड़ हैं, इतने सारे टॉट हैं जो हम आगे आगे देखेंगे किस तरह से हैं। तो ये ईजली फॉर्म में नहीं है, एक ट्विस्टेड फॉर्म में है ये विधि। द मॉडर्न लॉ ऑफ टॉट इन इंडिया इज़ बेस्ड ऑन द इंग्लिश लॉ ऑफ टॉट्स। देयरफॉर द टॉट मीनिंग इज़ द सेम विच एग्जिस्ट देयर एंड दस टॉट इज़ जनरली कॉल्ड एज सिविल रॉन्ग। यहाँ पर सिविल रॉन्ग से हमारा मतलब है कि जो ये विधि है ये अपने आप में ही कोई पनिशेबल विधि नहीं है। मतलब इसमें हम सज़ा नहीं देते हैं, इसमें हम डैमेजेस देते हैं, क्षति जो हुई है उसको प्रदान करते हैं, जो जिस पर्सन को भी क्षति हुई है। मॉडर्न वे में जो टॉट है वो इंडिया में यूज़ एप्लीकेबल है, और वैसे ये जो बेस्ड है, ये जो जिस पे आधारित है वो है इंग्लिश लॉ ऑफ टॉट। ये इंग्लिश लॉ पे आधारित विधि है और टॉट का मतलब यहाँ अपने आप में ही ये है कि यह एक सिविल रॉन्ग है, यह एक नागरिक दुष्कृति है। इसको सिविल रॉन्ग की जो हिंदी है वो है नागरिक दुष्कृति। अब हम इसकी डेफिनेशंस देखेंगे टॉट की। टॉट की जो पहली डेफिनेशन है वो विनफील्ड ने दी है। विनफील्ड के अकॉर्डिंग जो टॉर्शियस लाइबिलिटी है, जो कृत्य का जो भी इसका दायित्व है वो कैसे आता है। पहले अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को कोई क्षति पहुंचाता है तो वो हुई उसकी ब्रीच ऑफ ड्यूटी, और ये ब्रीच ऑफ ड्यूटी जो है ये विधि द्वारा ऑलरेडी फिक्स्ड है, और इस ड्यूटी ये दूसरे पर्सन के ऊपर बनती है उसकी ये ड्यूटी, और इसलिए वो क्या रिस्पॉन्सिबल है, किस बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को क्षति पहुंचाता है, अगर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को क्षति पहुंचाता है तो उसको उसके लिए डैमेजेस देनी पड़ेंगी। डैमेजेस कैसे देनी पड़ेंगी, जैसे कि यहाँ पर लिखा है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। इसको हम हिंदी में कहेंगे अनिर्णीत डैमेजेस, जो ऑलरेडी डिसाइडेड नहीं हैं। जो डिसाइडेड ऑलरेडी नहीं है वो कोर्ट अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करता है
तो इसलिए यहाँ पर कहा गया अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हमने पहले से कोई निर्णीत नहीं कर रखी कि हाँ ये क्षति हुई है तो हमें इतनी देनी है। ये कोर्ट अकॉर्डिंग टू दी रॉन्ग डिसाइड करता है। इसलिए हम इसको अब इंग्लिश में देखेंगे। इंग्लिश में लिखा हुआ है टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइजेस फ्रॉम द ब्रीच ऑफ ड्यूटी प्राइमरली फिक्स्ड बाय लॉ। This duty is towards the person generally and its breach is redressable by an action of unliquidated damages। तो यहाँ पर क्लियर है कि अगर कोई भी टॉर्शियस लाइबिलिटी अराइज होती है, अगर कोई पर्सन दूसरे पर्सन को कोई क्षति पहुँचाता है और वह क्षति ऑलरेडी फिक्स्ड बाय लॉ है और हमें पता है कि उसने ये गलती की है, तो ये ड्यूटी बनती है दूसरे पर्सन की कि वो उसकी जो भी क्षति पहुंची है उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस द्वारा देके रिड्रेस कर पाए। सालमेंट देखेंगे। अब हम देखेंगे यहाँ पर सेकंड है सालमेंट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये प्री एग्जाम में पूछी गई है सालमेंट की डेफिनेशन। इसको एज इट इज़ पूछा गया है कि टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज़ एन एक्शन फॉर अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यहाँ पर भी सालमन ने भी सेम चीज़ कही है। टॉर्ट क्या है? टॉर्ट एक नागरिक दुष्कृति है जिसकी रेमेडी क्या है? रेमेडी मतलब उपचार। हमारे पास उसका क्या उपचार है? अगर कोई टॉर्ट हो जाता है, कोई गलत कार्य हो जाता है, एक पर्सन दूसरे पर्सन के साथ कुछ गलत करता है, तो हमारे पास उसका उपचार भी है। विधि में हर इस चीज़ का उपचार भी दिया गया है और उसका उपचार क्या है? अनिर्णीत डैमेजेस। जो अनिर्णीत हमारे पास जो भी हम उसको डैमेजेस के रूप में चुका सकते हैं हम उसको देंगे, पर ये अनिर्णीत है। ये हमें ध्यान रखना है कि जो भी है ये अनलिक्विडेटेड डैमेजेस हैं। एंड विच इज़ नॉट एक्सक्लूसिवली द ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और अदर मियरली इक्विटेबल ऑब्लिगेशंस। और जो टॉर्ट है ये टॉर्ट ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और इक्विटी जो एप्लीकेशंस हैं उनसे बिल्कुल डिफरेंट है। इसको हम इसमें मिक्स नहीं कर सकते, इन सब में डिफरेंस होता है, टॉर्ट में, ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट में और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। अब हम आते हैं द इंजर्ड पार्टी दैट इज़ द सफरर में ब्रिंग एन एक्शन फॉर द अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। अब यहाँ पर साफ समझ में आ रहा है कि जो पर्सन को प्रॉब्लम हुई है या जिसके साथ गलत कोई भी कार्य हुआ है वही तो अपने लिए अनलिक्विडेटेड डैमेजेस की डिमांड करेगा। वही तो बोलेगा कि मैं सफरर हूँ, मेरे साथ गलत हुआ है, मेरे को इंजरी पहुँची है। तो यहाँ पर किसके ऊपर एक्शन आता है? अगर हमारे साथ कुछ गलत हुआ है हम ही तो जाएंगे कहने कि नहीं हमारे साथ ये आपने गलत किया है, अब हमें इसके डैमेजेस चाहिए। अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर सच डैमेजेस विच आर नॉट सर्टेन इन लॉ। अब यहाँ पर इस चीज़ को क्लियर किया गया है जो मैंने ऊपर बोला था कि अनलिक्विडेटेड डैमेजेस कौन से डैमेजेस होते हैं? विच आर नॉट सर्टेन। सर्टेन का मतलब हमें नहीं मालूम, पहले से ऑलरेडी निर्णीत नहीं है, जो पहले से डिसाइडेड नहीं है। विच आर नॉट सर्टेन इन लॉ सच डैमेजेस आर एसरटेन्ड बाय द कोर्ट कीपिंग इन व्यू मैनी फैक्टर्स। ये कोर्ट डिसाइड करता है कि किस तरह से हम उसको कितने डैमेजेस प्रोवाइड करेंगे अकॉर्डिंग टू दी फैक्टर्स। जो भी सिचुएशन हुई है एक पर्सन से दूसरे पर्सन को, तो ये देखा जाएगा इसमें अनलिक्विडेटेड डैमेजेस में। नाउ कम द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द टॉर्ट आर। टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। अब जो हमने पीछे से कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स निकल के आए हैं, कुछ मेन पॉइंट्स निकल के आए हैं टॉर्ट के, वो हम स्टडी करेंगे। फर्स्ट पॉइंट में क्या है? द टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग। ये हम डिस्कस कर चुके हैं, यह एक नागरिक दुष्कृति है। टॉर्ट इज़ नॉट क्रिमिनल नेचर। टॉर्ट क्रिमिनल नेचर में नहीं है क्योंकि ये कोई आपराधिक विधि नहीं है। देयर इज़ नो पनिशमेंट प्रिस्क्राइब फॉर इट। यहाँ पर कोई पनिशमेंट नहीं है। जैसे कि आपने आईपीसी में देखा होगा, वो कोडिफाइड लॉ है, वहाँ पर हर एक जो भी हम कोई भी करते हैं, कोई भी हम प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं दूसरे पर्सन को, तो उसके लिए वहाँ पर पनिशमेंट के रूप में दी गई है हर चीज़। हर सेक्शन में पनिशमेंट डिफाइन है। अगर हम किसी को हर्ट पहुँचाते हैं या ग्रीवियस हर्ट करते हैं या किसी का मर्डर करते हैं या फिर हम किसी को कल्पेबल होमोसाइड के लिए भी वहाँ पर सब जगह हर एक क्राइम के लिए वहाँ पर डिफाइंड है पनिशमेंट। पर यहाँ पर इस तरह से नहीं है, यहाँ पर केवल उसकी रेमेडी है डैमेजेस उसको प्रोवाइड करना। टॉर्ट इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। हमने पीछे मैंने आपको बताया कि जो टॉर्ट है वो खुद में ही एक विधि है, वो ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है। इन टॉर्ट अनलिक्विडेटेड डैमेजेस आर अवॉर्डेड बाय द कोर्ट टू द पर्सन रॉन्ग डूअर इज़ नॉट पनिश्ड इन अ क्रिमिनल लॉ।
यहाँ पर क्या है, अगर किसी पर्सन के साथ कुछ गलत हुआ है तो उसको अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दे दी जाएंगी, उसका यही रेमेडी है। बट ये नहीं है कि जिसने गलत किया है कि हम उसको पनिशमेंट देंगे, जैसे कि क्रिमिनल लॉ में होता है, आईपीसी में हम देखते हैं कि डिफरेंट क्राइम्स के लिए डिफरेंट पनिशमेंट्स हैं। यहाँ पर वो उस तरह से नहीं है। यहाँ पर जो मेन एम्फेसिस है वो है अनलिक्विडेटेड डैमेजेस पे। दस कोर्ट में बी डिफाइंड as a civil tort may be defined as a civil wrong independent of contract। इसलिए tort को क्या कैसे हम डिफाइन करेंगे, यह एक सिविल रॉन्ग है जो कॉन्ट्रैक्ट से बिल्कुल डिफरेंट है और जिसकी रेमेडी क्या है, जिसकी उपचार क्या है, एक्शन फॉर डैमेजेस। Thus to constitute a tort there must be some act or omission on the part of the defendant। अब ये भी मेन क्वेश्चन है जो प्री में आया हुआ है कि टॉर्ट को क्या क्या कॉन्स्टिट्यूट करता है, कौन कौन से मेन पॉइंट्स हैं जो टॉर्ट में हम देखेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें इसी तरह से आया हुआ है ABC पार्ट में, तो इसको गाइस सब अपने ध्यान में रखिए। फर्स्ट है ए, देयर मस्ट बी सम एक्ट और ओमिशन ऑन द पार्ट ऑफ द डिफेंडेंट। डिफेंडेंट मतलब प्रतिवादी। प्रतिवादी ने कोई भी ऐसा कार्य किया, कोई भी ऐसा ओमिशन किया, या कोई भी जो से, एक तो एक्ट होता है जो से नहीं करना चाहिए था, या उसे जो कार्य करना चाहिए था वो उसने नहीं किया, तो ये क्या हुआ, एक टॉर्ट माना जाएगा जो उसने प्लेंटिफ के साथ गलत काम किया। द एक्ट मस्ट रिजल्ट इन द वायलेशन ऑफ द लीगल राइट वेस्टेड इन द प्लेंटिफ। यहाँ पर लीगल राइट बहुत इंपॉर्टेंट है, उसको कोई भी लीगल राइट को हानि पहुंची हो, जो भी उसकी एक विधिक जो उसका अधिकार है उस पर उसने डिफेंडेंट ने कोई क्षति पहुंचाई हो, तो ये चीज़ मेन पॉइंट है। पहला है डिफेंडेंट ने कोई ऐसा एक्ट किया हो जो एक टॉर्ट फॉर्म करता है, जो एक रॉन्ग है प्लेंटिफ के लिए। दूसरा हमने देखा कि लीगल राइट इन्फ्रिंज होना चाहिए प्लेंटिफ का। द रॉन्गफुल एक्ट गिव राइज टू द लीगल रेमेडी। बट अगर डिफेंडेंट ने प्लेंटिफ को कोई प्रॉब्लम क्रिएट भी की है तो उसके लिए हमारे पास विधि में क्या है, उसका उपचार है, और उपचार क्या है, डैमेजेस। तो these points are very important for pre-exam। Now we will see in the graphical way what the tort means। हम ग्राफिकल फॉर्म में इसको देखेंगे, एक चार्ट फॉर्म में हम इसको देखेंगे कि किस तरह से टॉर्ट को डिफाइन किया गया है। यहाँ पर जो टॉर्ट है उसको हमने देखा कि व्हाट इज़ टॉर्ट, टॉर्ट इज़ अ सिविल रॉन्ग, दैट इज़ ऑल क्लियर। नाउ कम्स दी डज नॉट इंक्लूड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि टॉर्ट में ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंक्लूडेड हैं या नहीं है। तो यहाँ पे हमें ये ध्यान रखना है कि नो, टॉर्ट इज़ इंडिपेंडेंट, खुद इंडिपेंडेंट है, वो खुद एक सिविल रॉन्ग है, उसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट शामिल नहीं है। अकॉर्डिंग टू द लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M, लिमिटेशन एक्ट में भी इसकी डेफिनेशन दी गई है जो कि सेक्शन 2M में दी गई है। वो ये है, tort means a civil wrong which is not exclusively a breach of contract or a breach of trust। सिंपल है, जैसे जो मैंने ऊपर बोला सेम चीज़ कि टॉर्ट क्या है, सिविल रॉन्ग है, इसमें ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट और ब्रीच ऑफ ट्रस्ट इंक्लूडेड नहीं है। सेम यही डेफिनेशन लिमिटेशन एक्ट सेक्शन 2M में दी गई है कि टॉर्ट अपने आप में खुद एक सिविल रॉन्ग है जो कि ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट को अपने में शामिल नहीं करता। इट नॉट इंक्लूड ब्रीच ऑफ ट्रस्ट और द ब्रीच ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। नाउ वी कम टू द जनरल कंडीशंस और द एलिमेंट्स ऑफ द लायबिलिटी इन कॉन्ट्रैक्ट। अब इसके जनरल कंडीशंस देखेंगे, मेन जो भी जनरल कंडीशंस हैं, जो भी इसके मेन एलिमेंट्स हैं, वो हम इसको डिफाइन करेंगे कैसे कैसे टॉर्ट को ये लेके चलता है। फर्स्ट है रॉन्गफुल एक्ट। सारी चीज़ें पीछे भी क्लियर हैं पर इसको और क्लियर किया गया है पॉइंट्स में, और इसको बताया गया है कि क्या रॉन्गफुल एक्ट होता है, क्या लीगल डैमेज होते हैं, डैमेजेस का क्या मीनिंग होता है, इसमें कौन कौन से मैक्सिम्स आते हैं, हम उनको भी देखेंगे। फर्स्ट वन इज़ wrongful act। To determine the liability in tort, it must be proved that a wrongful act has been done by the defendant। Same thing again repeated। टॉर्ट क्या है, टॉर्ट में ये प्रूव होना चाहिए, प्रूव होना बहुत ज़रूरी है। टॉर्ट में ये प्रूव होना चाहिए कि प्रतिवादी ने वादी के साथ कुछ गलत कार्य किया। द एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट बिकम्स रॉन्गफुल एक्ट ओनली व्हेन द वायलेशन ऑफ लीगल राइट। हमने यहाँ पर देखा कि
प्रतिवादी ने वादी के साथ कुछ गलत कार्य किया, पर उसमें ये देखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि वादी का जो लीगल, जो विधिक उसका अधिकार है, वो उसको हानि पहुंची या नहीं पहुंची, वो इंजर्ड हुआ या नहीं हुआ उस चीज़ से, उसके लीगल राइट को इंजरी पहुंची या नहीं पहुंची, वायलेशन हुआ या नहीं हुआ। ये चीज़ मेन देखने वाली है इसमें कि रॉन्गफुल एक्ट तो है ही, बट प्लेंटिफ का लीगल राइट भी इन्फ्रिंज होना चाहिए। सेकंड हम देखेंगे लीगल डैमेज। व्हाट डू यू मीन बाय लीगल डैमेज? डैमेज इज़ द डायरेक्ट रिजल्ट ऑफ द डिफेंडेंट्स रॉन्गफुल एक्ट। इट्स ऑल क्लियर। जैसे कि अगर हमने क्षति पहुंचा दी, डिफेंडेंट ने उसको कोई लीगल इंजरी उसको पहुंचाई है प्लेंटिफ को, तो उसको कैसे पूर्ति करेगा? डैमेजेस देगा उसको, डैमेजेस देके ही वो उसका पूर्ति कर सकता है, क्योंकि यहाँ पे कोई पनिशमेंट नहीं दी जाती है, यहाँ पे डैमेजेस दिए जाते हैं, वो भी अनलिक्विडेटेड। डैमेजेस मीन्स दैट द हार्म डन टू द प्लेंटिफ बाय द रॉन्गफुल एक्ट ऑफ द डिफेंडेंट एंड इट्स द डैमेजेस कंपनसेशन विच इज़ गिवन टू द प्लेंटिफ। डैमेज का क्या मतलब है? यहाँ पे हमने कुछ डैमेज किया, हमने उसका कुछ नुकसान किया। साफ क्लियर है डैमेज वर्ड से कि हमने उसको कुछ नुकसान पहुँचाया, हमने उसका कुछ नुकसान किया। किसने नुकसान किया? कि डिफेंडेंट ने नुकसान किया। किसका? प्लेंटिफ का। प्रतिवादी ने वादी को कोई नुकसान पहुंचाया। कैसे पहुंचाया? कोई रॉन्गफुल एक्ट करके। डैमेजेस मीन्स दी कंपनसेशन। यहाँ पर जो हम बार बार ये डैमेजेस वर्ड देख रहे हैं, इसका मतलब है कंपनसेशन। हम उसको कंपनसेशन प्रोवाइड करेंगे कि देखो हमसे ये गलती हो गई, इसके लिए मैं आपको ये डैमेजेस दे देता हूँ और आप प्लीज़ मुझे छोड़ दीजिए, मैं आपको ये डैमेजेस देने को तैयार हूँ, मैं ये आपको कंपनसेशन देने के लिए तैयार हूँ। और इस तरह से वो अपनी जो गलती है उसको सुधार सकता है। यहाँ पर क्या आता है? फिर 2 मैक्सिम्स आते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट मैक्सिम है, ये कई बार प्री में पूछे गए हैं दोनों मैक्सिम्स, इसको हमें बहुत ध्यान से देखना है। और इसमें केसेस भी बहुत इंपॉर्टेंट है। सारे केसेस जो भी मैं आपको दूंगी इसमें बहुत इंपॉर्टेंट केसेस हैं, ये पूछे भी गए हैं नंबर ऑफ टाइम्स। सो प्लीज़ गाइस कीप इट इन माइंड। द रियल मीनिंग ऑफ लीगल डैमेज कैन बी इलस्ट्रेटेड बाय द फॉलोइंग 2 मैक्सिम्स। अब यहाँ पे हम इसमें 2 मैक्सिम्स देखेंगे, एज इट इज़ देखेंगे, चाहे हिंदी वाले बच्चे हों या इंग्लिश वाले स्टूडेंट्स हैं, दोनों के लिए ये टर्म माइंड में रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट टर्म इज़ डैमनम साइन इंजूरिया। व्हाट इज़ डैमनम साइन इंजूरिया मीन्स? डैमनम साइन इंजूरिया मीन्स बिना क्षति के हानि, मतलब बिना क्षति के हमने हानि उसको पहुंचाई। डैमनम मीन्स डैमेज। यहाँ पर जो डैमनम का मतलब है, डैमनम का क्या मतलब निकल के आ रहा है? डैमेज। साइन का क्या मतलब है? साइन का मतलब है विदाउट। इंजूरिया का क्या मतलब है? इंजरी। तो इट मीन्स डैमेज विदाउट इंजरी। इट्स वेरी क्लियर फ्रॉम दिस मैक्सिम itself कि डैमनम मीन्स डैमेजेस, साइन मीन्स विदाउट, इंजूरिया मीन्स इंजरी। तो डैमेज विदाउट इंजरी मतलब हमने डैमेज पहुंचाए, किसी भी फॉर्म में उसको हम डैमेज पहुंचा सकते हैं, उसके मनी पे, उसके कंफर्ट पे, उसकी हेल्थ पे हम उसको डैमेज पहुंचा सकते हैं। और इस डैमेज से उसका क्या है? लीगल राइट इन्फ्रिंज होता है, तो इसलिए इसको बोला गया है डैमेज विदाउट इंजरी। इसमें एक इम्पॉर्टेंट केस है ग्लुकस्टर ग्रामर स्कूल केस। यहाँ पर क्या हुआ था? 2 स्कूल खुल गए थे। एक स्कूल ऑलरेडी एग्जिस्टिंग था और फिर उसी के अपोजिट एक और स्कूल खुल गया। अब वहाँ पर क्या हुआ कि जब वो दूसरा स्कूल खुला, जो पहला स्कूल था उसकी इम्पोर्टेंस कम होने लगी, एडमिशन्स दूसरे स्कूल में ज़्यादा होने लगे, तो इसको इंजरी नहीं बोला जाएगा। ये अपनी पर्सन की चॉइस है कि वो अगर एक स्कूल को छोड़ के दूसरे स्कूल में जाए। तो यहाँ पर जो स्कूल था उसको वो ये इस बात पे नहीं कह सकता कि नहीं मुझे तो लीगल इंजरी पहुँची है और मुझे डैमेजेस दीजिए कि मेरे अपोजिट में स्कूल कैसे खोल लिया। ये सबका अधिकार है, ठीक है, कि मैंने यहाँ पे खोला हुआ है, एक दूसरा यहाँ पे खोल सकता है, स्टूडेंट यहाँ से उधर जा रही हैं, एडमिशन्स दूसरे स्कूल में जा रहे हैं, तो जो स्कूल दूसरा खुला है वो कोई लायबल नहीं होगा डैमेजेस के लिए, क्योंकि जो पहले स्कूल है उसकी कोई लीगल इंजरी यहाँ पर नहीं हुई है फ्रॉम द फर्स्ट स्कूल। नाउ वी सी द इंजूरिया साइन डैमनेम। इंजूरिया साइन डैमनेस मीन्स इंजूरिया। व्हाट द मीन्स इंजूरिया? इंजूरिया मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स। यहाँ पे जस्ट अपोजिट है, पहले हमने देखा था डैमनम साइन इंजूरिया, यहाँ पे हम देख रहे हैं इंजूरिया साइन डैमनेम। टर्म्स दोनों सेम ही हैं, मीनिंग डिफरेंट हो जाएगा जब इंजूरिया पहले लग जाएगा और डैमनम बाद में हो जाएगा, या डैमनम पहले लग जाएगा और इंजूरिया बाद में हो जाएगा। यहाँ पर क्या है? इंजूरिया साइन डैमनम। इंजूरिया मीन्स वायलेशन ऑफ लीगल राइट्स।
यहाँ पर इंजूरिया का मतलब क्या है कि वायलेशन हुआ है प्लेंटिफ के लीगल राइट्स का। साइन का मतलब है विदाउट, बिना, और डैमनम मीन्स डैमेजेस। तो यहाँ पर क्या मीनिंग निकल के आ रहा है, बिना हानि के क्षति। ऊपर क्या था, बिना क्षति के हानि, और यहाँ पर क्या है, बिना हानि के क्षति। इन द फॉर्म ऑफ मनी, हेल्थ एंड हैप्पीनेस। यहाँ पर एक केस बहुत इंपॉर्टेंट है, दैट इज दी HB वर्सेस वाइट। इसको आप एज इट इज़ याद करेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है ऑन दी वोट। इट्स कॉल्ड दी HB वर्सेस वाइट केस, राइट टू वोट केस। यहाँ पर क्या हुआ था, प्लेंटिव राइट टू वोट वॉज इन्फ्रिंज्ड बाय द डिफेंडेंट। यहाँ पर क्या होता है, जो वादी था वो एक वोटर था, उसका जो वोट देने का अधिकार है उसको इन्फ्रिंज कर लिया गया था प्रतिवादी द्वारा, मतलब उसको वोट देने से रोक दिया गया था वादी को। तो वादी को यहाँ पर लीगल इंजरी हुई है इन दिस केस, उसको लीगल, क्योंकि उसका ये विधिक अधिकार था, वोट डालने का उसका विधिक अधिकार था। तो यहाँ पर साफ क्लियर हो रहा है कि वॉयलेशन ऑफ लीगल इंजरी, यहाँ पर क्या है, वॉयलेशन ऑफ लीगल इंजरी हुई है। तो यहाँ पर प्लेंटिफ क्लेम कर सकता है डैमेजेस फ्रॉम द डिफेंडेंट। थर्ड वन वी विल सी लीगल रेमेडी। अब यहाँ पर लीगल रेमेडी से क्या मतलब है, हर चीज़ का एक उपचार है, विधि में भी हर चीज़ का उपचार है। अगर हम किसी के साथ कुछ गलत करते हैं तो विधि में उसका उपचार दिया हुआ है। विधिक उपचार, विधिक उपचार का मतलब कि कोई भी आपके लिए रास्ता निकल आएगा। अगर आपके साथ किसी ने कोई गलत किया है तो उसकी भी रेमेडी है। अ टॉर्ट इज अ सिविल रॉन्ग फॉर विच द रेमेडी इज एन अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। यहाँ पर जो रेमेडी है वो रेमेडी किस फॉर्म में है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस। हम उसको क्या देंगे, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस दे देंगे, तो उसकी जो वो क्या हो गई, रेमेडी मिल गई, उसको एक उपचार मिल गया। ठीक है, हाँ उसने मेरे साथ ऐसे गलत किया था, अब मैंने उससे डैमेजेस ले लिए, तो अब प्लेंटिफ सेटिस्फाई हो जाएगा कि हाँ ठीक है। तो मैक्सिम यहाँ पर क्या दी गई है, मैक्सिम यहाँ पर दी गई है यूबी जस इबी रेमीडियम, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। यहाँ पर ये कहा गया है कि कोई भी रॉन्ग नहीं हो सकता बिना रेमेडी के, हर एक गलत कार्य का कोई ना कोई उपचार होता ही है। जैसे कि यहाँ पर लिखा है दिस मैक्सिम मीन्स वेयर देयर इज़ अ राइट देयर इज़ अ रेमेडी। जहाँ पर राइट होगा, जहाँ पर कोई अधिकार है, जहाँ पर कोई विधिक अधिकार है, उसका विधिक उपचार भी है। दैट इज़ वेन एवर राइट इज़ वायलेटेड ऑफ अ पर्सन हुज राइट हैज़ बिन इन्फ्रिंज्ड ही हैज़ अ रेमेडी अगेंस्ट द पर्सन हु हैज़ वायलेटेड। अगेन द सेम थिंग, यहाँ पर वादी को पूरा अधिकार है कि वो प्रतिवादी से जो भी उसके विधिक अधिकार पर चोट पहुँची है उसका डैमेजेस क्लेम कर सके, एक एक्शन ले सके अपने जो अधिकार उसके हनन हुए हैं। फिर हम देखेंगे HB वर्सेस वाइट केस को हमने फिर दोबारा लिया है, जो हमने ऊपर लिया था सेम केस वी विल रिपीट हियर। और डैमनम साइन इंजूरिया का केस एक और है जो प्री में पूछा गया है बिहार में, तो आई विल गिव यू दैट केस इन द नेक्स्ट वीडियो। सो जस्ट अभी हम देखते हैं HB वर्सेस वाइट केस। HB वर्सेस वाइट केस में क्या था, प्रिंसिपल हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर द फर्स्ट टाइम इन द लीडिंग केस। ये जो प्रिंसिपल था यूबी जस्ट इबी रेबीडियम, देयर इज़ नो रॉन्ग विदाउट अ रेमेडी। जहाँ पर रॉन्ग होगा वहाँ पर रेमेडी भी होगी। तो इसलिए ये नहीं है कि अगर रॉन्ग नहीं है तो रेमेडी भी नहीं है, ऐसा नहीं है, हर रॉन्ग की एक रेमेडी है। द प्रिंसिपल हैज़ बीन एस्टैब्लिश फॉर दिस केस, इन दिस केस इट वॉज हेल्ड दैट इफ द लीगल राइट ऑफ एनी पर्सन हैज़ बीन इन्फ्रिंज ही विल एबल टू गेट डैमेजेस अंडर द टॉर्ट। अगर किसी का अधिकार का कोई भी हनन हुआ है, विधिक अधिकार का हनन हुआ है, तो उसके पास ये रेमेडी है, 100% रेमेडी है कि वो डैमेजेस ले सके। और ये जो डैमेजेस वो लेता है, अनलिक्विडेटेड डैमेजेस जो लेता है, वो हमारे किस विधि में दी गई है, अंडर द लॉ ऑफ टॉर्ट। तो ये बहुत इम्पॉर्टेंट लॉ है, इसको हम ध्यान में रखेंगे। Thus, the main remedy for a tort is an action for damages, but it is an action for unliquidated damages. Again, the repetition हुआ है यहाँ पर कि damages तो हैं, पर वो damages कैसे, अनिर्णीत है, पहले से सर्टेन नहीं है, अनलिक्विडेटेड है, and this is the main remedy for a tort. This is all about today. Guys, see you all in the next video. Thank you.